हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआईटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? तो न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए एक चीज़ बता दें कि आपको पहले चीज़ तो क्या कहते हैं, जब शुरू करते हैं चीज़ों को तो पहले जो भी चीज़ें बताते हैं उसको ध्यान से सुना करिए, फिर वही चीज़ हम लिखवाते हैं। तो जब आप ध्यान से सुने रहेंगे ना तो मेरे साथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद लिख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एकाग्रता बनाए रखिए। ठीक है, आप अपनी चीज़ों को सोचते रहिए और उसको बार बार ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर कहें तो कह सकते हैं कि जो जैसे होता है ना कि इंसान जब चीज़ों को देखता है, समझता है और पढ़ता है, फिर अपने से समझ कर लिखता है ना, तो चीज़ें याद हो जाती हैं, फिर भूलती नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उसी में कहूँ तो कि कहते हैं कि जब जीवन के ठीक है बारे में सोचो, ठीक है, जीवन के बारे में जब भी सोचो भाई, जब भी लगे कि नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इससे पहले जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें मैंने बात की है। ठीक है, एक बार ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, कि जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना है। ठीक है, तब यह सदैव याद रखना कि जो बीत चुका है उसके बारे में चिंता और चिंतन करने से कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, और जो भविष्य में आएगा उसका भी चिंता मत करो, उसका भी चिंता करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्लानिंग आपके अनुसार कितना भी प्लानिंग कर लो आपके अनुसार कुछ होगा ही नहीं। जो ऊपर वाला सोचा है वही होगा। हाँ, उसको और बेहतर बना सकते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन ऊपर वाला जो सोचा है वो तो आपको देगा ही, लेकिन उसे और बेहतर बना सकते हैं, उसको अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। इतना ज्ञान लेने के लिए, इतना ज्ञान लेने के लिए क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा, और आज ही करना होगा और अभी से करना होगा, ताकि जब भगवान हमको दे ना तो उसको संभालने तक का संयम, ताकत, ठीक है, और बुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि वो देगा, कुछ लोगों को देता है और कुछ लोग उसको बर्बाद करते हुए चले जाते हैं, हम में आकर चले जाते हैं। ठीक है, अपने अंदर हम रखिए, लेकिन हम वहाँ तक रखिए जहाँ तक आपका कहीं विनाश न हो। हम रखने का ये मतलब होता है कि आप दूसरे के लिए उतना ही हम रखिए जितने से आपका भी नुकसान ना हो, उसको भी नुकसान ना हो। ठीक है, जैसे अगर कोई आपको 20 बार कॉल कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसको 10 बार कॉल करें, लेकिन आप किसी को 10 बार कॉल कर रहे हैं, वो एक बार भी कॉल नहीं कर रहा, वहाँ आपके हम की बात आ गई, वहाँ आप हट जाइए, उस रिश्ते से टूट जाइए, अलग हो जाइए, क्योंकि आपका भी आत्मसम्मान है, उतना हम रखिए। लेकिन अगर कोई आपको हृदयपूर्वक याद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको समय दीजिए। तो वही कहा कि एकाग्रता से किया गया परिश्रम जो होता है वो क्या करता है? वास्तविक चमत्कार के रूप में होता है। वो आपके जीवन को क्या करता है? बदल के रख देता है। तो भविष्य की चिंता मत करिए, जो बीत गया उस पर चिंतन मत करिए। ठीक है, भविष्य में जो है सामने है उसके लिए खूब लड़िए, मेहनत इतना करिए कि समय ही बदल जाए। ठीक है, 6 महीने की मेहनत आपको पूरा बदल के रख देगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। समझ में आई बात? और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें देख लीजिए जाकर कि मैंने क्या क्या चर्चाएँ की हैं, किस पर मैंने बात किया है, कैसे क्या होना चाहिए, उस पर बात हुई है। ठीक है, अब आइए क्या पढ़ना हम लोगों को है? न्यूट्रिशन। क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन। ठीक है, इन एनिमल। ठीक है, एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी जंतुओं में पोषण। ऊपर हो गया भाई। न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं में पोषण। अभी हम पादपों में पोषण पढ़े थे, हम आज जंतुओं में पोषण शुरू कर रहे हैं। जंतुओं में पोषण, किस तरह से जंतुओं में पोषण होता है उसकी चर्चा हम करने चल रहे हैं। हाँ, अब दिख रहा है। जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझिए, पहले समझिए। पौधों में पोषण देखे थे, कुछ पौधे ऐसे भी थे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते थे, स्वपोषी होते थे। ठीक है, आपने ये पढ़ा है। फिर उसके बाद आपने परपोषी पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा? सहजीवी पढ़ा। फिर उसके बाद आपने विषमपोषी जिसको कहते हैं परपोषी, वो पढ़ा है आपने। फिर उसका सहजीवी पढ़ा है, सहजीवी संबंध के बारे में पढ़ा है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन का किस तरह से होता है, फिर फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है, वो सारे
जो क्रम वाइज थे मैंने उसको पढ़ा दिया, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं ज़रूर उसको देखें। उसको देखने के बाद दूसरा चैप्टर, इस चैप्टर पे हम आ रहे हैं। आज जितना भी पहले समझाएंगे पहले समझिएगा, हो सकता है कि ज़्यादा समझाने में टाइम खर्च हो, लेकिन प्लीज़ समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब मैं बात शुरू करता हूँ, सुनिए ध्यान से। जीवों जंतुओं में आ जाइए। देखिए, जंतुओं का भोजन जंतु स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। या तो वो पादपों पर निर्भर होते हैं या दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। अगर शेर की बात करें तो शेर घास तो खाएगा नहीं भाई, पादप तो खाएगा नहीं, तो वो दूसरे का शिकार करके खाता है, यानी इसका मतलब उसका अपना खुद का भोजन नहीं बनाता है, वो अपना भोजन नहीं बनाता है। उसी तरह से हम मनुष्य हैं, हम भी क्या करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग दोनों खाते हैं, तो उसमें हम आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का क्रम देखने को आपको क्या करेगा, मिलेगा। तो अगर कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा, कहा जाए कि प्राणियों में पोषण के लिए, प्राणियों में पोषण के लिए जो पोषक तत्व होता है, ठीक है, पोषण के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, पादपों पर, और दूसरे जंतुओं पर निर्भर करता है। गाय से हम दूध, दही, घी सब कुछ लेते हैं, मक्खन सब कुछ लेते हैं, और वो क्या करता है, आहार के रूप में हम उसको क्या कर लेते हैं, अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। फिर उस अंतर्ग्रहण की वजह से विभिन्न हमारे शरीर में विभिन्न पाचन भाग होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, पाचन होता है, और पाचन के बाद तब हमारे भोजन में से जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और वो जाकर रक्त में मिल जाते हैं, ब्लड में क्या होता है, इंक्लूड हो जाते हैं, और उसी के द्वारा हमें मिलता है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाती है, और हमारा शरीर वृद्धि और विकास की तरफ चलता है। ये चीज़ें सभी जीवों में देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ जीवों में जैसे घास खाते हैं, ठीक है, उसमें अलग कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट थोड़ा अलग होता है। घास हम पचा नहीं सकते हैं, जंतुओं के पचाने का चीज़ है, वो भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जंतुओं का आहार नाल पढ़ेंगे, अपना पढ़ेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसी क्रम में कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कैसा है, एक जटिल भी कह सकते हैं, या एक ऐसा पदार्थ है जिसको क्या करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसको सरल रूपों में तोड़ लेते हैं, ठीक है, सरल रूपों में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे चावल को हम डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, उसका अगर हमारे क्षेत्रों में बात किया जाए, हमारे यूपी बिहार के क्षेत्रों में कहा जाता है भात बनाया जाता है उसका, उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। दाल को हम ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसको पकाते हैं तब खाते हैं। मांस को हम पकाते हैं तब खाते हैं। और सुनिएगा, पकाया हुआ मांस और भुना हुआ मांस दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है, दोनों ही अलग होते हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उनको अगर ज़्यादा पका दिया जाए तो उसमें से पोषक तत्वों का और विटामिन्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पहले माताजी लोग थी, कुकर का समय नहीं था, कुकर नहीं होता था, तो वो हम लोगों के देहात में जिसको कहा जाता है डेगची आता था, ठीक है, जिसे बहुत लोग टोप भी बोलते हैं, उसमें चावल और दाल पकाया जाता था और चूल्हे पर पकाया जाता था, ठीक है। तो उसमें पोषक तत्वों की जो मतलब मात्रा होती थी वो अच्छी होती थी, बढ़िया होती थी। लेकिन जब से कुकर आया उसमें पोषक तत्वों की मात्रा घटती चली गई। सिर्फ हम क्या करते हैं, उसको पका लेते हैं और खाते हैं। साथ में जो फर्टिलाइजर डालते हैं खेतों में, ठीक है, खाद डालते हैं, वो भी उसी में आता है इंक्लूड करके। इसी वजह से लोग आज कैंसर से पीड़ित हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ चुका है एकदम, ठीक है, और भोजन की पाचन करने की क्षमता दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है। क्यों, यही कारण है, ठीक है। अगर हम शुद्ध भोजन करें, जो खाद से रहित भोजन को करें, तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा जो उम्र है वो बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि हम जो आधुनिकता की तरफ चले हैं, यह एक विकराल रूप ले रहा है, ठीक है। यह एक दिन मतलब बच्चा रोगी ही पैदा होगा यार, ठीक है, वो बच्चा पैदा होगा वो रोग लेकर पैदा होगा, ये स्थिति आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन के ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग करने की विधि सम्मिलित होती है। ये तो आम बात है, इसको लिखाना नहीं है, ये इतना आप समझते हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा और आगे की तरफ चर्चा चलते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या होता है। अगर हम बात करें कुछ चीज़ों की जो एनसीईआरटी में लिखा है, जैसे मधुमक्खी,
किसकी बात कर रहे हैं? मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर से नहीं रहेगा भाई, मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। और एक होता है हमिंग बर्ड। क्या होता है? हमिंग बर्ड होता है। ठीक है, हमिंग बर्ड होता है। ठीक है, हमिंग बर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? हमिंग बर्ड होता है। ठीक है, हमिंग बर्ड होता है, जिसे मरमर पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरमर पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, मरमर पक्षी भी कहा जाता है। अब ये दोनों पक्षी जो होते हैं, ये दोनों पक्षी जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि फूलों के मकरंद, ठीक है, फूलों के क्या करते हैं? तो फूलों के मकरंद को चूसते हैं। फूलों के मकरंद को चूसते हैं। क्या करते हैं? फूलों के मकरंद को ये दोनों क्या करते हैं? चूसते हैं, और वहाँ से पोषण को प्राप्त करते हैं। वहाँ से क्या करते हैं? पोषण को प्राप्त करते हैं, यानी पोषण से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। कौन? मधुमक्खी। और क्या कर रहा हूँ? और किसकी बात कर रहा हूँ? हमिंग बर्ड की। लेकिन कुछ जंतु और उसमें हमारे मानव भी क्या करते हैं कि जब क्या होता है, उनके शिशु जब पैदा होते हैं तो वो दूध का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? दूध का सेवन करते हैं। और उस समय न उनके मुंह में दांत होता है, न वो किसी चीज़ को खाकर पचा पाएंगे, क्योंकि वो नहीं पचा पाएंगे, उनके बस का नहीं है कि वो भोजन को पचा पाए। तो वो माँ के दूध पर ही क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? शिशुओं की बात कर रहा हूँ। किसके शिशुओं की बात कर रहा हूँ? कुछ जानवरों के और मानव के शिशुओं की बात कर रहा हूँ। इसी में आता है, जैसे आगे की तरफ चले तो सर्प जो प्रजाति होती है, जिसमें अजगर आते हैं और कई प्रकार के सर्प आते हैं हमारे यहाँ। तो कोबरा है, फिर करायत है, जो मुख्य सांपों में गिना जाता है, जहरीलों में। उसके बाद क्या आता है आपका? रसल वाइपर आता है। ये तीन जो हैं बहुत ही खतरनाक सांप होते हैं, जो विषैले होते हैं, जिनकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है। ये मुख्य हमारे क्षेत्रों की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये सीधे सीधे चीज़ों को क्या करते हैं? किसी भी छोटे जीव को निगलने की कोशिश करते हैं। चाहे वो मेढक हो गया, चाहे वो चूहा हो गया, उनको क्या करते हैं? निगल जाते हैं। और कुछ जलीय प्राणी होते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं, वो किस तरह से भोजन ग्रहण करती हैं। ठीक है, वो कुछ तो देखेंगे, जैसे धान की क्या खाते हैं, नीचे का जो थोड़ा सा पार्ट सड़ा होता है वो खाती हैं, कुछ घास को खाती हैं। मछलियों का भी रहने का एक सतह होता, स्तर होता है। सबसे नीचे कौन रहता है, बीच में कौन रहता है, और मतलब सतह पर कौन रहता है। ठीक है, या कहा जाए कि जल के ऊपरी भाग हिस्से पर कौन मछली रहती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वो क्या खाती हैं, किस तरह से खाती हैं, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हमें क्या करना है? चर्चा करना है। तो जहाँ तक आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अब आइए चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। किसकी बात करने चल रहे हैं? स्टार फिश की बात करने चल रहे हैं। ये एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इसी वजह से इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टार फिश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टार फिश की बात करते हैं। ठीक है, बस हेडिंग याद रहती जाए, हम बताते चले जाएंगे, आपको समझते जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा स्टार फिश के बारे में। ठीक है, स्टार फिश के बारे में ध्यान से सुनिएगा। यह उन जीवों को, उन जीवों के कोमल, ठीक है, अंगों को खाने का काम करता है, जिसके ऊपर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? परत होता है। जिसके ऊपर क्या होता है? परत नहीं, सॉरी, परत गलत बोल दिए, कवच होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? कवच होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? कवच होता है। उन जीवों के कोमल पदार्थ, कोमल अंगों को ये खाने का काम कौन करता है? स्टार फिश करती है। क्या करती है स्टार फिश? सुनिएगा, मुंह से अपने आमाशय को बाहर निकालती है। कौन निकालता है? तो स्टार फिश निकालती है। स्टार फिश क्या करती है? मुंह से अपने आमाशय को बाहर निकालती है। और जब ये कवच खुलता है, किसे? जो जीव है उसका कवच खुलता है, तो उसमें से जो कोमल अंग बाहर आता है, उसको स्टार फिश क्या कर लेती है? पकड़ लेती है, और उसको अपने मुंह से निकाले हुए आमाशय में लेकर फिर उसको अंदर ले जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है? उसको पाचन करता है। पाचन की यह भी एक क्या है? क्रिया है, जो क्या है? बिल्कुल भिन्न है। और किस में देखने को मिलती है? तो स्टार फिश में देखने को मिलती है। स्टार फिश में देखने को मिलती है। अब वो पाचन करके इसमें के पोषक तत्वों को क्या कर लेगा? वो ग्रहण कर लेगा। इसके पोषक तत्वों को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, और इस तरह से उसके भोजन की पूर्ति किसमें? स्टार फिश में देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लिखाएंगे क्योंकि ये जरूरी भी है। ठीक है, इसको लिखाना जरूरी है। ठीक है, स्टार फिश,
तारा मछली भी कहा जाता है, स्टार फिश, ठीक है, तारा मछली, ठीक है। चलिए, यह उन जीवों को यह उन जीवों को खाती है, यह उन जीवों को खाती है जिनका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब इस प्रकार के जीव कवच से बाहर आते हैं तब स्टारफिश अपने मुख से आमाशय को बाहर निकालती है तथा इनके कोमल अंगों का भक्षण करती है, कोमल अंगों का भक्षण न लिखें, कोमल अंगों को खाती है, फिर उनसे मिलने वाले पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, ठीक है। देखिए, यह उन जीवों को खाती है जिनका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब इस प्रकार के जीव कवच के बाहर आते हैं तब स्टारफिश अपने मुख से आमाशय को बाहर निकालती है तथा इनके कोमल अंगों को खाती है, फिर उनसे मिलने वाले पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, ठीक है भाई। यही इसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में, ठीक है। यही इसमें क्या हुआ है, आपको लिखा हुआ है, यही आपका फैक्ट है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया हो तो आगे बढ़ा जाए, इतनी बात हो गई हो तो आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, अब पढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है मानव के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, किसमें? डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। किसमें पढ़ना है? डाइजेशन इन ह्यूमन। अब हमें मानव के डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, पहले समझेंगे फिर उसके बाद इसको बारी बारी से लिखेंगे, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, मानव में पाचन। मानव में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ह्यूमन, तो ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। 2 मिनट थोड़ा पानी पी ले भाई। चलिए, डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है, ध्यान सुनिएगा।
हम भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं और यह विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से होते हुए, महत्वपूर्ण अंगों से होते हुए इनका डाइजेशन होता है, यानी इनका पाचन होता है और इनसे पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। फिर एनस यानी मल द्वार के जरिए जो भोजन पच चुका है उसके बाद जो बचा शेष भाग है वो क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। क्या होता है, हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसका निष्कासन हो जाता है। शरीर के अंदर भोजन कहाँ कहाँ से गुजरता है और किस किस एंजाइमों, ठीक है, एंजाइम से मिलता है, कौन कौन से उसमें अम्ल होते हैं, कौन सी प्रवृत्ति किसकी क्षार की होती है, ये सब देखेंगे। और जो भोजन जिन जिन भागों से गुजरता है उनके नाम भी हैं और वो अलग अलग रूप से बटे भी हैं। ठीक है, क्या है, अलग अलग रूप से बटे हुए हैं, तो उनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो पहला जो होता है उसे कहते हैं, शुरुआत जिससे होती है उसे मुख गुहा कहा जाता है, उसे इंग्लिश में बकल कैविटी कहा जाता है। मुख गुहा कहा जाता है और बकल कैविटी कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, जहाँ से भोजन की निकलने की शुरुआत होती है, जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर ग्रास नली जिसे फूड पाइप कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है, या उसको क्या कहा जाता है, ग्रसिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रसिका कहा जाता है। ग्रास नली को फूड पाइप कहते हैं और ग्रसिका को ओसियोफोगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओसियो, ठीक है, फोगस कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है अमाशय। क्या आता है, अमाशय आता है जिसे स्टमच कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्टमच कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्टमच कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीसरा हो गया। उसके बाद आता है छोटी आंत। भले इसका नाम छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन इसकी लंबाई बड़ी होती है, लगभग 7.2 के कुछ बराबर होती है, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कहते तो लार्ज इंटेस्टाइन होता है लेकिन ये छोटी होती है। ये क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट जो छठा नंबर आता है वो आता है, कौन आता है, तो एनस आता है। कहाँ क्या होता है, एनस आता है। क्या होता है, एनस आता है। और इस पूरे को मिलाकर, ठीक है, इस पूरे को मिलाकर, ठीक है, इस पूरे को मिलाकर क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। 2 मिनट रुकिएगा भाई। फिर ये चीज हो गई। अब हम कह रहे हैं कि इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल बनता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये क्या होते हैं, चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। एक एक शब्द को सुनिएगा, समझिएगा, लिखाना तो लिखाऊंगा ही, लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो चीज़ें आपको उसी समय तुरंत क्या हो जाती है, याद हो जाती हैं। तो इसे बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से मैं इस सब चीज़ों को बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है कि आपका जैसे स्टमक हो गया, एक को कहा जाता है, आप सुनेंगे तो सेलेवरी ग्लैंड होता है, जिसे लाला ग्रंथि भी कहते हैं। हम लोग लाला ग्रंथि कहा जाता है हिंदी में, और सेलेवरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। फिर पैनक्रियाज होता है, फिर लीवर होता है। इन सभी से क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, पैनक्रियाज से, सेलेवरी ग्लैंड से और किससे, मैंने बताया, लीवर से। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो जटिल भोजन में जो जटिल तत्व होते हैं, घटक होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको सिंपल कंपोनेंट में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको सिंपल में तोड़ने का काम करते हैं, यानी उनको सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। और ये सारा चीज़ किस में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हुए चला जाता है। और यही ग्लैंड्स टुगेदर जो होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं वो साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, या पाचन तंत्र का, ठीक है, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, तो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो इसको थोड़ा लिख लिया जाए, समझ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखना भी जरूरी है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया है, जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हम भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करते हैं
मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, हम भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तथा इसका पाचन कर पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ मल द्वार एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। हम भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करते हैं तथा इसका पाचन कर पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं, पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। बचा, ठीक है, बचा अपशिष्ट पदार्थ मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्या होता है, मल द्वार के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। यह भोजन शरीर में उपस्थित महत्वपूर्ण अंगों द्वारा गुजरता है जो कि निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहले इसको उतार लीजिए, फिर सबका नाम लिखवाते हैं आपको, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह भोजन शरीर में उपस्थित महत्वपूर्ण अंगों द्वारा गुजरता है जो कि निम्नलिखित है। चलिए भाई अब लिखवाते हैं आपको महत्वपूर्ण अंग, कुल 6 हैं, ठीक है। अगर मोटे तौर पे कहें तो कुल 6 हुए जिससे ये गुजरते हैं। पहला आता है आपका, सबका नाम लिखाऊंगा और एकदम आराम से लिखते जाइएगा, ठीक है। पहला मुख गुहा, क्या है, मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा, ठीक है। मेरी मात्रा वात्रा पे मत जाइएगा, आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से उठता है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव लिखना नहीं है, मेरी तरह आपको लिखना नहीं है, आपको आंसर में टिक करना है, ठीक है। तो मुख गुहा को कहते हैं बकल कैविटी, ठीक है, ठीक है। ये पहला हो गया, ये क्या हो गया, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है आपका, तो ग्रास नली या ग्रसिका, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रसिका। इसको देखेंगे तो फूड पाइप कहेंगे, क्या कहेंगे, फूड पाइप, ठीक है। और इसको देखेंगे तो इसे कहेंगे ओसियोफोगस कहेंगे, ठीक है, फैगस, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है तीसरा क्या आता है, आमाशय आता है, क्या आता है, आमाशय, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, ये। फिर चौथा आता है भाई आपका, क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसे छोटी आंत कहा जाता है, छोटी आंत, साफ शब्दों में सुनते रहिए, ठीक है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत, ठीक है, क्या है, छोटी आंत, ठीक है। अब क्या है, पांचवा क्या है, बड़ी आंत है, क्या है, बड़ी आंत है, ठीक है, बड़ी आंत, ठीक है। लार्ज
इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हो गया इंटेस्टाइन। अब छठवां क्या है भाई, छठवां देख लीजिए, छठवां क्या है आपका मल द्वार है, मल द्वार, जिसे क्या कहा जाता है, एनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनस कहा जाता है, मल द्वार, ठीक है। क्या होता है, मल द्वार होता है, जिसे क्या कहते हैं आप, एनस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनस कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, मल द्वार होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एनस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एनस कहा जाता है। समझ में आई बात, इतना देख लीजिए पहले, इतना समझ लीजिए, फिर आगे की तरफ चर्चा करते हैं, फिर आगे की तरफ चर्चा करते हैं, ठीक है। शुरू करेंगे बकल कैविटी से ही शुरू करेंगे। किसे शुरू करेंगे, बकल कैविटी से ही शुरू करेंगे। और एकदम कहते हैं ना कि पूरा D2 आपको क्या करना है, पूरा आपको एकदम पूरी तरह से एकदम डिटेल से पढ़ाना है, वही मेरा काम है। और हम उसको एकदम, आप घबराइएगा नहीं, आपको इतना पढ़ा देंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको कर जाएंगे, ठीक है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया होगा। चलिए अब हम डालते हैं मुख गुहा। क्या डालेंगे, मुख गुहा, जिसे बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। आइए, कैविटी, हमारा भोजन पाचन की शुरुआत, हमारे भोजन पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है, ठीक है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से ही शुरू हो जाती है, यानी मुख से ही भोजन के पाचन की शुरुआत शुरू होने का सिर्फ इतना सा मतलब समझिएगा कि जब हम भोजन को मुख में लेते हैं तो वहीं से पाचन शुरू होता है, और यह छोटी आंत तक चलता रहता है। बड़ी आंत में बहुत ही कम, बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ जल का अवशोषण होता है, ठीक है। बाकी छोटी आंत तक ही भोजन का पाचन होता है, ठीक है। छोटी आंत में भी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो भोजन को जो और भी पचाने योग्य रहता है उसे पचा देते हैं। बाकी भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा यानी बकल कैविटी यानी मुख से शुरू हो जाता है। इसमें जो क्या होते हैं कि एंजाइम्स पाए जाते हैं, यहाँ पर टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है हमारे लार में पाया जाता है। यह भोजन को, जो भोजन का मंड है उसको किस में बदल देता है, तो माल्टोज शर्करा में बदल देता है। किस में बदलता है, तो माल्टोज शर्करा में बदल देता है। कौन बदलता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है हमारे मुख में पाया जाता है, ये माल्टोज शर्करा, अरे मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। और माल्टोज शर्करा को माल्टेज नामक एंजाइम, ठीक है, फिर से सुनिएगा, माल्टोज शर्करा को, माल्टोज शर्करा को माल्टेज नामक एंजाइम किस में बदल देता है, तो ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। फिर से सुनिएगा, जब हमारे मुख में भोजन जाता है तो वो मंड के रूप में चेंज होता है। फिर मंड को चेंज करने वाला किसमें, माल्टोज शर्करा में टाइलिन नामक एंजाइम का उपयोग होता है। टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, माल्टोज शर्करा को किसमें अरे सॉरी मंड को किसमें बदल देता है, माल्टोज शर्करा में बदल देता है। और माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। इसी में एक और एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम। जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं ना, आप कितना भी सफाई से भोजन ग्रहण करिए, उसमें कहीं ना कहीं से सूक्ष्म या कहते हैं छोटी बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस आ ही जाते हैं, या गंदे पदार्थ आ ही जाते हैं, ठीक है। तो उनको मारने के लिए, उनको निष्क्रिय करने के लिए लाइसोजाइम नामक एंजाइम हमारे मुख में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से वो हानिकारक जो जीव होते हैं, तत्व होते हैं, उनको क्या कर देता है, ये मारने का काम करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद जब भोजन क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है तो कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, तो आमाशय में पहुँचता है। तो पहले यहीं पर लिखते हैं, फिर उसके बाद अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि भोजन के पाचन की शुरुआत
मुख मुख से होती है भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होती है। यहाँ भोजन मंड के रूप में उपस्थित होता है जिसे टायलिन नामक एंजाइम इसे माल्टोज शर्करा, इसे स्टार्च भी कहते हैं भैया, शर्करा में बदल देते हैं। फिर माल्टेज शर्करा माल्टेज एंजाइम इसे ग्लूकोज में बदल देता है। फिर माल्टेज एंजाइम इसे ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है। इसके अलावा लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है। फिर भोजन ओसियोफेगस यानी फूड पाइप, फोगस कहते हैं भाई, फेगस लिखा रहता है। ओसियोफेगस अर्थात फूड पाइप यानी आहार नली से आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। फिर भोजन ओसियोफेगस या फूड पाइप या आहार नली या ग्रसिका से भोजन आमाशय में पहुंचता है। पहले इसको देख लीजिए, ये याद रखिएगा, लाइसोजाइम और कहाँ गया, टाइलिन, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं भाई, फिर आगे पहुंचते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसी में एनसीईआरटी में ही जीभ की भी चर्चा कर दी गई है। किसकी चर्चा की गई है, जीभ की चर्चा की गई है, क्योंकि भाई मुख में ही तो जीभ पाए जाते हैं और दांत पाए जाते हैं, दोनों की चर्चा हुई है। तो पहले इस पे इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए, पहले ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए पहले हम डालते हैं टंग या जीभ। किसकी बात करेंगे, जीभ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जीभ की बात करेंगे, टंग की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। यह मासल्स कहा जाता है कि इस जो जीभ होती है वो मासल्स की तरह होती है और पीछे क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मासल्स होती है और जुड़ी हुई होती है और
मोटी गद्देदार होती है। ठीक है, इस जीभ पर छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं, इनके सतह पर क्या होते हैं, छिद्र भी पाए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, पैपाइल कहा जाता है। ठीक है, पैपिली कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे अंकुर भी कह सकते हैं, जिन्हें स्वाद कलिका, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्वाद कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलिका कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं स्वाद कलिका के द्वारा मनुष्य को भोजन के स्वाद का पता चलता है। इन्हीं स्वाद कलिका द्वारा भोजन के स्वाद का पता चलता है कि भोजन खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है, कैसा है, ये पता चलता है। ठीक है, क्या पता चलता है कि भोजन कैसा है, पता चल जाता है। ठीक है, और इसी स्वाद कलिका को टेस्ट बर्ड भी कहा जाता है, टेस्ट बर्ड्स भी कहा जाता है। अभी लिखा दूंगा, पहले समझिएगा। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब करा कि जीभ का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग, ये है जीभ का अग्रभाग। ठीक है, जीभ का अग्रभाग, ये जीभ का अग्रभाग है। ठीक है, जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, किसका पता चलता है, मीठे स्वाद का, मीठे स्वाद का पता चलता है। इस पर जब चीनी रखेंगे, ठीक है, तो किसका पता चलेगा, तो मीठे स्वाद का पता चलेगा। किसका पता चलेगा, मीठे स्वाद का पता चलेगा। पश्च भाग का कड़वे और बगल के भाग का खट्टे, ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक पश्च का भाग, इस पर कड़वे, किसका, कड़वे। ठीक है, और ये जो बगल के भाग है, ये जो बगल के भाग है, ये जो बगल के भाग है, इसमें खट्टे का पता चलता है, खट्टे का पता चलता है। यही चीज़ है, इसी चीज़ को बस इतना ही ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही इतना ही इसमें याद रखिएगा। ठीक है, और जीभ क्या होती है, आगे की तरफ स्वतंत्र होती है। ठीक है, गति कर सकती है और भोजन को निगल सकती है। ठीक है, निगलने में सहायता करती है। कौन करता है, तो हमारी जीभ करती है। भोजन को निगलने में सहायक कौन होता है, हमारा जीभ होता है, जो भोजन को क्या करता है, निगलने का कार्य करता है। भोजन को क्या करता है, निगलने का कार्य करता है। ये बात हो गई हमारे जीभ की। ये ऊपर का भाग, पीछे का भाग जो होता है या ऊपर का भाग होता है, वो कड़वे स्वाद को पता लगाता है। बगल के जो होते हैं वो खट्टे का पता लगाते हैं, और मीठा स्वाद जो होता है आगे का जो भाग होता है उससे पता चलता है। ठीक है, इससे पता लेकिन 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 इसके बाद हमारे मुंह में पाए जाते हैं दांत। ठीक है, कहा जाता है कि ये दो समय के अनुसार दो अवस्थाओं में बांटे गए हैं। एक होता है दूध के दांत, एक होता है अस्थाई दांत। जो दूध के दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं। 8 वर्ष की अवस्था में ये दांत धीरे धीरे टूटकर गिर जाते हैं। उसके बाद जो दांत आता है वो क्या होता है, अस्थायी दांत होता है, जो एक लगातार मतलब एक लंबे समय तक वृद्धावस्था तक रहते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में भी ये धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। एक समय आता है कि सारे दांत गिर जाते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, तो हम बात कर रहे हैं हमारे दांत की बात कर रहे हैं। अब हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने जोड़े में होते हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे मुंह में पूरे 32 दांत होते हैं, 16 का जोड़ा होता है। ठीक है, 16 का क्या होता है, उनका जोड़ा होता है। ठीक है, समझ में आई बात भाई, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और कहते हैं कि जो 16 दांत होते हैं कुल, मतलब ये जबड़े में 16 के जोड़े होते हैं। और दो मतलब कहते हैं कि अगर हम इनको अगर जाने तो कृंतक होता है, फिर उसके बाद रदनक होता है, फिर अग्र चवाड़क होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, चवाड़क होता है। इतने में ये 4 भागों में बांटे हुए हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवाड़क और चवाड़क के बारे में। अरे 4 भागों में क्या होते हैं, ये बटे होते हैं। ठीक है, 4 भागों में इनकी क्या होती है, इनकी भाग मतलब इनका क्या होता है, बंटवारा होता है। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं आया। तो देखिए भाई, अगर हम बोलें तो 2 के जोड़े में कृंतक होता है, 2 के जोड़े में क्या होता है, कृंतक होता है, 1 के जोड़े में रदनक होता है, और 4 के जोड़े में, ठीक है, 2 के जोड़े में अग्र चवाड़क होता है, और उसके बाद 3 क्या होते हैं, चवाड़क होते हैं। ये दांत की बात करते हैं। दांत का एक सूत्र होता है, उसको भी हम आपको बताएंगे, उस पर भी आपको काम करने का मतलब उसको भी हम समझेंगे। अब ये दांत करते क्या हैं, तो दांत भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने, उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने तथा फिर बाद में उसको पीसने का काम करते हैं, ताकि हम भोजन को
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकें, ताकि हम उसे आसानी से क्या कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें, हमारे मुख में वो आसानी से क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके। इतनी बात मैं कल आपको लिखवाऊंगा, इतनी चीज़ें और उसमें जो क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। और दांत का क्षय किस तरह से होता है ये भी सुन लीजिए, अभी बता ही देता हूँ कि जब आप भोजन करते हैं, कोई भी भोजन, से आपने रोटी खाई, चावल खाया, दाल खाया, तो जब ये भोजन दांत में फंसते हैं तो ये एसिड का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जब एसिड का निर्माण, और भी कैसे होता है कि जो जीवाणु होते हैं इनका भक्षण करना शुरू करते हैं, जो भोजन है हमारे मुंह में फंस गए हैं उनका भक्षण करना शुरू करते हैं, और भक्षण करके एसिड का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जब दांत में एसिड, जानते हैं एसिड क्या करता है, क्षरण का कार्य करता है। तो जब हमारे दांत में एसिड बनने लगता है तो हमारे दांत को सड़ाने का काम करता है, यानी क्षरण करने का काम शुरू कर देता है, जिससे हमारा दांत खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, या अगर कुछ खाए हैं तो अच्छे से मुंह धुल लेना चाहिए, ताकि वो जो भोज्य पदार्थ हमारे दांतों में फंसा वो बाहर निकल जाए, ताकि हमारा दांत क्या रहे, सुरक्षित रहे, हमारा दांत क्या रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए हमें ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। कल हम इसको और अच्छे से लिखवा देंगे, फिर आगे इसी तरह से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। और हम सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो मेरा, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाई हुई वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।